देन गुड मॉर्निंग इसलिए कि अभी हमारे यहाँ तो सुबह ही हो रही है। और आपके यहाँ जो भी हो रहा हो आप लोग उसको उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा जो कि था क्या कहते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि रिंग रीजनिंग का नंबर सिस्टम चैप्टर था। उस चैप्टर में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो इस बार मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके आया हूँ। लाइक इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिख के आया हूँ। उस समय क्वेश्चन करने उतारते समय क्वेश्चन को लिखते समय काफ़ी गलती हो जा रही थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने आज कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैंने सवालों को लिख के लाया हुआ है, क्वेश्चंस को लिख के लाया हुआ है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप खुद ही देख सकते हो। ब्लड रिलेशन, हिंदी में आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रक्त संबंध। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके से, रक्त संबंध। ओके, एनी डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। और ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो आप अपना इंस्टा वाला दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे। जैसे आपका इंस्टा पे वो दिमाग चलता है ना, कुछ अटपटा सा उटपटा सा, कुछ नहीं। यहाँ पे सब कुछ सिंपल और सोबर रहती है, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंडिया में परिवार होते हैं, इंडिया में जैसे फैमिली होती है, कुछ उसी तरीके से इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे फॉरेनर्स में क्या होता है, फॉरेनर्स की फैमिलीज में होती है कि उनकी दो दो वाइफ्स होती हैं, या लाइक दिस। हम मैं किसी भी धर्म जाति या किसी भी समुदाय को या किसी भी देश को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, डिमीन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में वो उस चीज़ों का रिलेटेड। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक पति है तो उसकी एक ही पत्नी होगी, उसकी दो पत्नी नहीं हो सकती। तो कुछ उस चैप्टर में इस तरह, तो आपको बस वैसे ही सिंपल लगना है। इसीलिए मैंने बोला आप अपना इंस्टा वाला दिमाग, जिसको डार्क ह्यूमर बोलते हैं, उसको आप दूर रखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बीच बीच में जो चीज़ें बतानी होंगी मैं वो ट्राई करूँगा कि आपको बता दूँ। और बीच बीच में मैं पॉज करता हूँ वीडियो, ताकि मैं सोच सकूँ, या कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पॉज करता हूँ। तो प्लीज़ आप उससे कुछ वो नहीं करिएगा। और वीडियो क्वालिटी अगर ख़राब हो गई तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी ख़राब ना हो। बैकग्राउंड वॉइसेस ज़्यादा आते हैं, लाइक अभी आपने सुना होगा कुछ देर पहले। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था, इस वीडियो में बोल रहा है कि मैं यूपी बिहार से हूँ। तो यूपी बिहार के गाँव में ऐसा ही होता है, मैं गाँव से हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो ब्लड रिलेशन का पहला चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होना चाहिए। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बना के चैप्टर खत्म कर दूँ, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। और आप इससे मैं ये फुल वीडियो, ठीक है, आप इससे बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। आपको लगता है कि सिर्फ बेसिक्स के लिए बेसिक्स के लिए, तो आप बेसिक्स के लिए ही कर सकते हो। और आप अगर इसको अच्छे से एक दो बार देखते हो, दो बार रिपीट करते हो, तो फिर आपको, मेरे को लगता है कि फिर आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है, आप एक बार कंसिडर ज़रूर करिएगा देख कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। हाँ, तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन में हम क्या करते हैं। जैसे ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्रैंड फादर दिया हुआ, ग्रैंड मदर दिया हुआ है, फिर फादर मदर। तो ये हमारा जैसे कि एक पीढ़ी हमारे ऊपर है। तो पहले हम जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ठीक है, यानी कि ये मतलब ये मी हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मेरे पिताजी आएंगे, ठीक है, यानी मेरे फादर, कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर पिताजी के पिता, यानी कि मेरे ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड फादर है, तो हम इनको दिखाएंगे कैसे, हम इनको इसी इसी क्रम में दिखाएंगे। और कुछ इस तरीके से एरो का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी जनरेशन की बात हो रही है। तो हम उस जनरेशन को दिखाएंगे कैसे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि आपसे ऊपर, आपसे एक जनरेशन ऊपर, यानी आपसे ऊपर, आपसे दो जनरेशन ऊपर, यानी ग्रैंडफादर, ठीक है। यानी एक ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, और ये मेरे ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर सबसे ऊपर, फिर मेरे पिताजी, फिर मैं, ठीक है। ये कुछ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है कि हम जनरेशन को कैसे से दिखाते हैं। जनरेशन को हम एज क्या कहते हैं, जैसे पहले सबसे पहले मैं ग्रैंडफादर, फिर उनको एरो से नीचे उनके फादर, फिर उनके एरो से फिर मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी कि मैं, यानी कि सन या डॉटर, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। और फिर आता है नया एक कॉन्सेप्ट, ए इज़ द फादर ऑफ बी, जैसे लिखा हुआ है।
यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहली बात, हम पुरुषों को दिखाएंगे ट्रायंगल से। हाँ, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, हिंदी वालों के लिए त्रिभुज और इंग्लिश वालों को ट्रायंगल। और उसमें हम वो जो भी व्यक्ति होगा उसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। और महिलाओं को कैसे दिखाएंगे? यानी कि हमारी फीमेल्स को, मेंस को हम दिखाएंगे ट्रायंगल में, मेंस को हम दिखाएंगे ट्रायंगल में, और वुमेन्स यानी फीमेल्स को हम दिखाएंगे, वुमेन्स को हम दिखाएंगे सर्कल में यानी कि वृत्त में। अब जैसे यही लिखा हुआ है ए इज़ द फादर ऑफ बी, जिसका हिंदी में मतलब होता है ए पिता है बी का। तो ए जो है पिता है बी का, तो बी क्या है? सन या डॉटर हो सकती है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि सन है या डॉटर थे, इसका कुछ जेंडर हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक हमें बता दिया गया है कि ए इज़ द फादर ऑफ बी। और तो पिता सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं और माता सिर्फ महिलाएं हो सकती हैं। तो बी हमने जैसे अभी पीछे ही देखा था कि एक जनरेशन ऊपर दिखाते हैं जो कि ए पिता है, और उसको हम कर देंगे ट्राइंगल में कुछ इस तरीके से बंद। तो ये क्या दिखा रहा है कि ए पुरुष है और पिता है बी का। ठीक है, समझे? एक चीज़ ये हो गई। अब फिर दूसरा चीज़ लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, अब वही यहीं पे मान लीजिए फादर की जगह मदर लिख लिया होता। मान लीजिए मैं ऊपर स्लैश करके मदर लिख देता हूँ, तो ए इज़ द मदर ऑफ बी हो गया। तो अब कैसे दिखाएंगे? तो अब दिखाएंगे कि पहले बी से ऊपर ए आया, लेकिन इस बार मदर है तो ए मदर हो गई। ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो ए को हमने क्या किया है? सर्कल में बंद किया हुआ है। ठीक है बेटा, भाई लोग जो भी आप लोग समझ लो। ठीक है, अब जैसे दिया हुआ है ए इज अ सन ऑफ बी। ठीक है, ए इज अ सन ऑफ बी। ठीक है, एज, आप ये मिस्टेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर ठीक बोल रहा हूँ तो आप उससे समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब है। कहने का मतलब ये है कि ए जो है बेटा है, पुत्र है बी का। तो ए जो है पुत्र है बी का। ठीक है, ए है जो पुत्र है बी का। ठीक है, समझे? तो अब यहाँ पे हम बी को मदर बोर्न बनाएंगे या फादर बनाएंगे, ये तो हमको इसके आगे कुछ स्पेसिफाई किया नहीं गया है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में आगे स्पेसिफाई करेगा कुछ भी उसके जेंडर के बारे में, तब वहाँ पे हम उसके जेंडर को हम स्पेसिफाई करेंगे, उसके जेंडर को हम वहाँ पे दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है, फिर जैसे है अब दिया हुआ है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ये दिया हुआ है हमें। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे जैसे अब सेम जनरेशन वाले, ये दोनों क्या है, ए और बी भाई हैं, ये दोनों सेम जनरेशन के हैं। ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये क्या जाएंगे? ये एक ही दूसरे के ठीक सामने सामने होंगे। ए और बी दोनों भाई हैं, तो दोनों को हम पहले वो ट्रायंगल में बंद कर देंगे यानी त्रिभुज में बंद कर देंगे, और उन दोनों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के भाई हो गए। कुछ ये जो मैंने बीच में कनेक्ट किया इन दोनों को, इससे दिख रहा है कि ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे दिया हुआ है ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब यहाँ पे देखिए अब क्या दिया हुआ है, ए सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी की बहन है। तो ए हमारी बहन हो गई, वो भी बी की। और यहाँ पे हमें बी के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुछ डी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? बी इज अ ब्रदर ब्रो, यानी कि ब्रदर ऑफ ए। तो बी जो है हमारा ब्रदर है ए का, तो ये हो गया ब्रदर, यहाँ पे बन गया ना। मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है बी की। ठीक है, और बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, यानी कि बी भाई है ए का। दोनों का वो हमने फुलफिल कर दिया ना। दोनों को जो भी दिया हुआ है, ये जो हमारा जो लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, उन दोनों को हमने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, यानी शो कर दिया हुआ है। अब आगे दिया हुआ है जैसे ए इज द वाइफ ऑफ बी,
ए इज़ दी वाइफ ऑफ बी। अब वाइफ को हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये भी दोनों भी तो सेम ही जनरेशन के हुए हैं। जैसे भाई बहन को तो हमें ऐसे दिखा दिए कि सीधा एक लाइन से हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब वाई को कैसे दिखाएंगे, ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए हमारी नहीं सॉरी, ए हमारी पत्नी है बी की। तो ए हमारी पत्नी है बी की, तो जब ए पत्नी तो बी क्या होगा, पति होगा। और इन दोनों को दिखाएंगे प्लस के साइन से, प्लस के साइन से हम इन दोनों को दिखाएंगे ये दोनों मैरिड है। बस इतना ध्यान रखिएगा, मैरिड कपल्स को हम प्लस के साइन से दिखाएंगे। और जब ए इज द वाइफ ऑफ बी लिख दिया गया तो इसका मतलब ए पत्नी है, तो अगला अगला बंदा क्या होगा, पति ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप अपना प्लीज़ माइंड, इंस्टा वाला माइंड जो कि डार्क ह्यूमर है बच्चा, उसको आप साइड रख के आइएगा, ठीक है, साइड रख के इसको पढ़िएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम से प्लीज़ दूर रहिएगा। और नेक्स्ट है, जैसे अब दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन बोलता है ए इज़ दी मैटरनल अंकल ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ, मैटरनल, इंग्लिश वालों में मैटरनल दिया होता है और हिंदी में मामा दिया होता है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैटरनल दिया होता है। मैटरनल मतलब माता के साइड का, यानी कि माँ के साइड का दिया हुआ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी बी की माता का भाई है ये, ठीक है। तो ये बी, जो बी के माता का भाई है, इसका मतलब ये हुआ। इसको हमने त्रिभुज से बंद कर दिया। ए इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ बी, यानी माता के साइड का भाई है, मतलब माता के साइड का है वो, यानी माता का भाई हो गया वो। अगर यही दे देता पैटर्नल, जो कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पैटर्नल यानी कि पिता के, अब हो गया ए इज़ दी पैटर्नल अंकल ऑफ बी। तो अब कैसे दिखाएंगे, तो बी के पिता का भाई होगा ए, ठीक है, और वो भी पुरुष है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इस सब का छोटा छोटा नोट्स आप वीडियो को पॉज करिए और इसका छोटा छोटा अपने हाथ से हैंड रिटन जैसे मैंने कुछ इस तरीके से बनाया अपने लिए, वैसे ही आप पॉज कर करके बनाइए, उसको लिखिए, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और हम पॉइंट ले लेते हैं, ताकि उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे लिखा हुआ है, ए इज़ अ सन इन लॉ, ये जैसे दामाद लिख दिया तो वो इजी है हम लोग को समझने के लिए हिंदी में, लेकिन ये इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो हम समझाएंगे। जैसे ए इज़ सन इन लॉ ऑफ बी, तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं, बी की जो पुत्री होगी, बी की पुत्री, हमें पता नहीं, बस दिया हुआ है कि सन इन लॉ है, बी की पुत्री का विवाह ए के साथ हुआ होगा, तो वही हो गया ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी, यानी बी जो है हमारा दामाद है ए का। इसका मतलब सन इन लॉ का मतलब दामाद हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन तो इंग्लिश वालों में ये सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस सब का काफ़ी दिक्कत होता है। तो हिंदी वालों के लिए तो ईजी पड़ता है कि हिंदी में सीधा सीधा हमारे यहाँ लिख दिया जाता है दामाद है, ये है, वो है, तो वो हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश वालों में ऐसे दिक्कत होता है, तो ये इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसलिए लिया है, ठीक है। ये हुआ। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो जो हमने सीखा है इसको हमें बस यहाँ पे जो भी चीज़ सीखा है यहाँ पे हमें उसको अप्लाई करना है। जैसे लिखा हुआ है, ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि बी की पुत्री ए है, कुछ इस तरीके से। फिर लिखा हुआ है बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ होगी, बी माँ है किसकी, सी की, तो सी भी तो इसका भाई या बहन हो सकता है। अभी सी का हमें कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। जैसे पहले दिया हुआ था कि ए जो है पुत्री है बी की, तो हमें पहले ए का जेंडर पता था, तो हम ए का जेंडर लिख के बी को वैसे ही छोड़ दिया था। मैंने कुछ भी अपने तरीके से उसे पुरुष या महिला दोनों नहीं बनाया हुआ था। फिर आगे कुछ ही देखिए, आगे खुद ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि बी सी की माँ है, तो बी जो है माँ है, तो बी जो माँ है तो वो ए की भी माँ होगी, ठीक है, और वो सी की भी माँ होगी, क्योंकि ए जो है पुत्री है बी की, तो वो दोनों की माँ बन गई, ठीक है। डी सी का भाई है, जो डी है वो सी का भाई है, तो डी जो है सी का भाई बना दिया उसको हमने, ठीक है।
यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी जब सी का भाई हुआ तो वो ए का भी भाई होगा, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि डी ए का भाई है। इसका उत्तर ये आया, यानी ब्रदर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर ब्रदर, ठीक है, यानी कि भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वाला लिया नहीं है, पहला क्वेश्चन, ताकि आप लोग को इजी समझ में आए और आप अपने से भी कर सकें। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद को पॉज करिए। मैंने एक हिंदी और एक इंग्लिश में क्वेश्चन लिया हुआ है, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आए, इंग्लिश वालों को भी समझ में आए। आप इसको पॉज कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। अब ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये लिखा हुआ है पी इज क्यूज ब्रदर। पी जो है क्यों का भाई है। पी जो है भाई है, वो भी क्यों का, ठीक है। आर इज क्यूज मदर। आर जो है वो क्यों की माँ है। अब जो आर जो मदर हुई क्यों का, ठीक है। एस इज आर्स फादर। एस जो है वो आर का पिता है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा नीचे से बनाना शुरू करता हूँ। मैंने जो भी लिखा है वही करता हूँ, ताकि मेरे पास वहाँ पे स्पेस नहीं है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक जनरेशन ऊपर के लिए है। तो अब क्या लिखा हुआ है, एस इज आर्स फादर। एस जो है आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है। वहाँ पे मेरे पास देखिए ये स्पेस नहीं था इसके ऊपर जाने के लिए, क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने इसको इसी चीज़ को इधर लिख लिया है। टी इज एस मदर। टी जो है वो एस की माँ है। ये एक और जनरेशन ऊपर जा रहा है, तो अब मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो टी को माँ बना दिया यहाँ पे। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी जो है अब वो टी से कैसे संबंधित है, बताइए कैसे संबंधित होगा। एक तो पी हमारी जो हो जाएगी, हो पी कैसे रिलेटेड है, तो पी रिलेटेड होगी ग्रेट ग्रैंड डॉटर होगी पी, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्या लिखा, हाउ इज पी रिलेटेड टू टू। पी का हमें कोई वहाँ पे पी इज क्यूज ब्रदर, तो यहाँ पे दिया हुआ था हमने, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे छूट गया था। तो पी तो ग्रेट ग्रांड डॉटर सन, ग्रेट ग्रैंड सन होगा, ऐसे कुछ आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। वो ऑप्शन क्या कटिंग हुआ वहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा किस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर ग्रेट ग्रैंड सन ही होना चाहिए, ठीक है, एज पर माई नॉलेज, जो कुछ मेरे को जो कि ठीक लग रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, ए का भाई है बी, ए का भाई। ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एक मिनट, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, मैं वेरीफाई कर। हमारी थर्ड क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन सही ही लिखा है मैंने शायद, ठीक है। ए का भाई है बी, जो है ए है हमारा, कुछ हम दिखा देते हैं आपको। ए जो है हमारा भाई है बी का, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। जिसकी इकलौती बहन, ए का भाई बी है, और जिसकी, या तो वो बी के लिए आएगा या तो ए के लिए आएगा, तो दोनों की बहन ही होगी। मैं इसका मतलब भी आपको बताया नहीं, जो कि आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जिसकी जिसकी जो होती है वो आता है हमारा, क्या कहते हैं, सेकंड के लिए, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए, जो कि यहाँ पे सेकंड पर्सन हमारा बी है, तो बी के लिए आएगा। तो यहाँ पे लगेगा हमारा जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब इसकी इकलौती बहन कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो सी की माता है, ठीक है। डी की माँ, और डी माँ की ओर से सी की नानी है। एक सेकेंड, डी माँ की ओर से सी की नानी है, तो सी की नानी माँ की ओर से, तो यहाँ पे जो होगा वो मैटरनल वो होगा। तो जो डी की माँ, जो डी है वो माँ की ओर से सी की नानी है, तो माँ की ओर से सी की नानी है। वो क्वेश्चन कुछ अटपटे तरीके से लिखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। तो वो सी की नानी होगी, तो डी वो क्या होगी, महिला हो जाएगी, और वो माँ भी होगी इसके, यानी इन दोनों की भी माँ होगी। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, तो ए हमारा क्या है, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, ठीक है।
सॉरी, ए का भाई है बी, यहाँ पे मैंने पहले ही गलती कर दिया है, सॉरी उसके लिए मेरी तरफ से। तो यहाँ पे ए का नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है हमारा बी का दिया हुआ है, ठीक है। ए का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि क्या कहते हैं, लड़का है या लड़की है। तो पूछा गया है डी के साथ ए का क्या संबंध है, यानी डी के साथ ए का क्या संबंध है। ए का क्या संबंध हो सकता है, तो ए या तो सन हो सकता है या तो डॉटर, तो आंसर बन सकता है इसका सन और डॉटर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे, ऑप्शन में से दोनों में से एक ही देगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया था, तो ये दिया हुआ है डॉटर इन लॉ, डॉटर, आंट एंड नेफ्यू, तो यहाँ पे डॉटर दिया हुआ है सिर्फ, तो डॉटर आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे सन दिया होता है सिर्फ, तो सन हो जाता। तो कुछ इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब कुछ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के हैं ये, क्योंकि जितने भी मैंने पिछले 3 क्वेश्चन कराए हैं वो काफ़ी इजी रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमारा है, जिसमें लिखा हुआ है सिंपल सा, ये इंग्लिश में, फिर भी मैं हिंदी में बोलूँगा उसका, तो आप लोग समझ सकते हो। सॉरी, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर है, बोला जा रहा है कि एक फैमिली में 6 मेंबर है। नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, यानी कि उस फैमिली में जो जितनी महिलाएं हैं उतनी ही पुरुष हैं। अब दिया हुआ है ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, हमें दिया हुआ है कि ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, तो एफ जो है हमारा पिता है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ सही है, ए पिता नहीं, सॉरी मेरी से गलती हो गई पहले। हाँ, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, यही गलती मैं, जैसे मैं ये गलती किया तो ये गलती मेरे को अभी समझ में आया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, तो एफ तो माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है, तो मैंने जज करके उसको पिता बना दी, लेकिन यहाँ पे ये मेरी गलती है, इससे हमारे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सतर्क, थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, ठीक है। ए एंड ई आर दी सन्स ऑफ एफ, ठीक है। एफ का हमें अभी वो नहीं पता, ठीक है। डी इज़ द मदर ऑफ टू, क्या लिखा हुआ है, डी इज़ द मदर ऑफ टू, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा, डी जो है मदर है दो बच्चों की, उसमें से एक लड़का और एक लड़की है, ये कहने का मतलब है। डी इज़ द मदर ऑफ 2, तो डी जो है हमारी मदर है। यहाँ पे हम अलग से बना लेंगे, एक लड़के की और एक लड़की की। बी इज अ सन ऑफ ए, बी जो है सन है ए का, ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, अब सी जो है वो ए से कैसे संबंधित है। अब बस हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन देना है, इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है, और ये पजल टाइप क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करना होगा। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले शुरू में 3 क्वेश्चन ईजी कराए, अभी मैंने एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको रियलिटी से वाकिफ़ कर सकूँ कि इस जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चन कराए वो बस समझाने के लिए कराए थे, एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब हमें अब इतने ही इन्फॉर्मेशन से सारा पूरा वो बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमें दिया हुआ है कि डी जो है एक पुत्र एक पुत्री की ही बच्चे की माँ है, तो यहाँ पे एफ जो है 2 पुत्र का वो पेरेंट्स है, वो जो है, ये एफ जो माता या पिता होगा वो 2 पुत्र का, तो इसका मतलब डी जो है एफ के साथ संबंधित नहीं है, मतलब एज अ कपल टाइप यू कैन से, एज अ उसकी पत्नी के तौर पे वो उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एफ के 2 पुत्र हैं। यहाँ पे डी का इन्फॉर्मेशन जो कि मैं दिया हुआ है, डी इज़ द मदर ऑफ 2, डी सिर्फ 2 बच्चों की माँ है। तो इसका मतलब कि अब इसमें हमारा क्या, वो एक ही फैमिली के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ए जो है, ए जो है डी से संबंधित हो सकता है, क्योंकि डी एक तो माँ है और ए यहाँ पे पिता है, तो हम इसको डी के साथ रख के चेक कर लेंगे। और यहाँ पे बी एक उसका हो गया, और एक सी आएगी जो कि सी ही बची है, तो सी हमारी वो हो जाएगी, भाई बहन हो जाएगी बी की। तो अब पूछा गया है सी कैसे रिलेटेड है ए से, तो सी हमारी डॉटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आंसर, सॉरी
डॉटर। ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको डाउट होगा प्लीज़ आप पीछे जाके फिर से चेक कर लीजिएगा। देखिए हमारे क्वेश्चन जो बोला था, हमें बोला था कि पहले ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। तो ए और ई जो है हमारे सन बन गए एफ के। ठीक है, डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉयज़ एंड वन गर्ल्स। तो डी जो है सिर्फ 2 बच्चों की माँ है, 1 बॉय। ये देखिए बी हमारा 1 बॉय और सी इज़ द 1 गर्ल। डी हो गया। अब फिर बोला क्या है, बी इज अ सन ऑफ बी इज अ सन ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया हाउ सी रिलेटेड है। तो सारे जितने भी इसमें पॉइंट्स दिए हुए थे हमने सारे को फुलफिल किया सबको। कोई भी चीज़ हमने कोई भी रूल इसका ब्रेक नहीं किया और सबको सेटिस्फाई किया है। इसके तौर पे हमारा आंसर डॉटर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ये कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा आप इसको थोड़ा मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, फोकस कर देता हूँ। आप इसको पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसको। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, पहला हमें बोलना है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर दी मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, ये सारे मेंबर्स हैं एक फैमिली के, आप कह सकते हो एक तरीके से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से फैमिली में। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। डब्ल्यू जो है वो टी का सिर्फ इकलौता भाई है, एक टी का इकलौता ही भाई है, यानी ना उसके और भाई हैं ना और उसकी बहनें। वो दोनों एक दूसरे के लिए इकलौते भाई और बहन, या भाई भाई या भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है, यही 2 केस बनना है क्योंकि डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। तो डब्ल्यू का हमें जेंडर स्पेसिफाई उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इज दी ओनली ब्रदर ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया। अब दिया हुआ यू इज अ सन ऑफ एस। यू जो है हमारा सन है। यहाँ पे अब मैं इसको अलग से वो कर रहा हूँ क्योंकि उससे उसका कोई डेटा रिलेशन नहीं है एस का। एंड एस इज अ सन ऑफ पी। एस जो है हमारा सन है वो किसका है, वो पी का। ठीक है, ये ऊपर मैंने लिख लिया है। अब नीचे दिया है आर इज टीज ब्रदर इन लॉ। आर इज टीज ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे टी का ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है? या तो देखिए टी का जेंडर में कुछ स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टीज ब्रदर इन लॉ यानी कि ब्रदर इन लॉ में मतलब ये हो सकता है जैसे मेरे पति के क्या कह सकते हैं, मेरे पति के भाई या मेरी पत्नी का भाई, ऐसे कुछ हो सकता है। हाँ, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें टी का तो कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस पॉइंट को भी रहने देते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। क्यों इज मदर ऑफ आर। क्यों जो है माँ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्यों इज, यहाँ पे हम अलग से इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों इज मदर ऑफ आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, वी इज नॉट क्यों सन। वी जो है वो क्यों का पुत्र नहीं है। ओके ओके, आर इज नॉट एस सन, और आर जो है वो एस का पुत्र नहीं है। ठीक है, आर जो है इसका नहीं पुत्र है। तो डब्ल्यू हैज अ नाइस, और डब्ल्यू की एक क्या कहते हैं भांजी है। तो डब्ल्यू की एक भांजी है। डब्ल्यू की एक भांजी है, तो भांजी कैसे आएगी? भांजी मतलब मेरी बहन का। ये पॉइंट हमें अभी मिला, इससे हम इस पूरे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। डब्ल्यू हैज़ अ नाइस, यानी डब्ल्यू हमारी डब्ल्यू की एक भांजी है। तो डब्ल्यू की एक भांजी कैसे आएगी? जैसे मैं मामा हुआ तो मेरे को भांजी कौन बोलेगी, यानी मैं किसको भांजी बोलूँगा? मेरी बहन की जो लड़की होगी उसको हम भांजी बोलेंगे, वो मेरे को मामा बोलेगी। तो और डब्ल्यू का एक ही भाई या बहन हो सकता है, वो है टी। तो यहाँ पे डब्ल्यू का और कोई है नहीं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर। डब्ल्यू जो है वो सिर्फ टी का भाई और उसके और कोई भाई बहन नहीं है। तो टी हमारी क्या हो जाएगी? टी हमारी उसकी बहन हो जाएगी। ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रैक डाउन कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे जो ये दिया हुआ था आर इज टीज ब्रदर इन लॉ, यानी कि उसके पति का भाई है टी। जैसे कुछ इस तरीके से मैंने इसको दिखाया है, टी के पति का भाई है, सॉरी
टी के पति का भाई ये है आर, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, क्यू इज़ द मदर ऑफ आर। ठीक है, क्यू को मदर बना देते हैं, आर का हो गया भैया। वी इज नॉट क्यू सन, वी जो है क्यू का नहीं है तो इस वाले में नहीं आएगा, तो क्यों जाए, अब क्यों कहाँ जाएगा, अब वो आगे देखते हैं। आर इज नॉट एस सन, आर जो है वो एस का पुत्र नहीं है, आर जो है वो एस का पुत्र नहीं है, तो एस का पुत्र नहीं है, तो एस का पुत्र आर नहीं है, तो इसका मतलब इस जनरेशन, इसके ऊपर जनरेशन में नहीं हो सकता, मतलब आर जो उसका पिता एस नहीं है तो क्यों का वो नहीं होगा। और वो नीचे क्या दिया हुआ है, वी इज़ नॉट क्यू सन, वी क्यों का सन नहीं है। ओके, आर इज़ नॉट एस सन, डब्ल्यू हैज़ एन आई सी, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू। तो अब इतना ही इन्फॉर्मेशन है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे इसको अब क्रैक डाउन करें, इसके आगे कैसे ले जाए, तो हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, मुझे फिर से देखने दीजिए, क्या दिया हुआ है, यू इज़ अ सन ऑफ एस। ठीक है, ऊपर से ही हमें कुछ मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे एक पुरुष का वो बच रहा है, तो यहाँ पे अगर हम पी को रख दें तो भी मेरे को लगता है कुछ वो फ़ायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पी को यहाँ पे रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, एस इज अ सन ऑफ पी लिखा हुआ है, और कोई पी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है। एस इज अ सन ऑफ पी, आर इज टी इज ब्रदर इन लॉ, आर इज टी इज ब्रदर इन लॉ, क्यू इज अ मदर ऑफ आर, क्यू जो है आर की माता है, वी इज नॉट क्यू सन, वी जो है क्यू का पुत्र नहीं है, वी इज नॉट क्यू सन, क्यू का पुत्र वी नहीं है, तो वी नहीं है तो इसके यही दोनों मैरिड है, तो इन्हीं दोनों का पुत्र होना चाहिए वी हमारे हिसाब से, नॉट क्यू सन। तो यहाँ पे हम वी को दिखा देते हैं। आर इज नॉट एस सन, आर जो है वो एस का पुत्र नहीं है, तो एस तो नहीं आने वाला, तो हमें लगता है एस यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि तो जब एस यहाँ पे आएगा तो पी ऊपर जाएगा और पी क्यू से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर हम एस को यहाँ पे रख भी देते हैं तो क्या ये हमारा बन जाएगा, ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा। एस और यहाँ पे पी हमारा हस्बैंड हो जाएगा, वहाँ पे एस आ गया, और एस का यू भी एक पुत्र है, सॉरी यू भी एक पुत्र है, हो गया ये। अब हमारा कोई भी बच रहा है हमारे पास, ये हमारा टोटल बना है कुछ इस तरीके से। हम देख लेते हैं एक बार, हम सारे केसेस को इस पे रख के देख लेते हैं। डब्ल्यू इज टी इज़ ओनली ब्रदर, डब्ल्यू जो है हमारा टी का इकलौता भाई है। ठीक है भैया, यू इज अ सन ऑफ एस, यू जो है सन है एस का, ठीक है ये भी ठीक है। एस इज अ सन ऑफ पी, एस जो है वो पी का सन है, जो कि हमारा सही आ रहा है। ठीक है, आर इज टी इज ब्रदर इन लॉ, आर जो है वो टी का ब्रदर इन लॉ है, एकदम सही है। क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू जो है आर की माता है, एकदम परफेक्ट है। बी इज नॉट क्यू सन, वी जो है वो क्यू का सन नहीं है क्यू का वो क्या है, ग्रैंड सन है। ठीक है भैया, आर इज नॉट एस सन, आर जो है वो एस का सन नहीं, एस का भाई है, एकदम परफेक्ट है। डब्ल्यू हैज़ अ नाइस, डब्ल्यू हैज़ अ नाइस, नाइस यानी भांजी, तो हमें यहाँ पे इन दोनों में से हमने एक का गलत जेंडर स्पेसिफिकेशन किया है, वो कैसे किया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें वी इज़ नॉट क्यू सन, क्यों का पुत्र नहीं है। वी के बारे में और कोई जानकारी है हमारे पास, नाइस, आर इज नॉट ए सन, वी इज नॉट क्यू सन, क्यू इज मदर ऑफ आर। वी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो यानी वी हम नहीं, एक सेकेंड, जी हाँ, वी के बारे में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम वी हमारी जो हो जाएगी नाइस हो जाएगी, यानी लड़की हो जाएगी। और यू के बारे में हमें दिया हुआ होगा तभी मैंने लिखा यू इज़ ए सन, तो यू इज़ ए सन, यू का जेंडर स्पेसिफाई है, वी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि डब्ल्यू की एक नाइस भी है, तो नाइस हमारे वी हो जाएगी। ठीक है, ये और परफेक्ट हुआ। ठीक है, और अब पूछा गया है हु इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का हस्बैंड कौन है, तो क्यू का हस्बैंड पी है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर हमारा पी बनेगा। आई होप ये समझ में आएगा, ये टाइप आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चंस हमारे कुछ इसी तरीके के बनेंगे। आपको मैंने पहले कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ किताब खरीदिए, सॉल्व करिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपका ये ब्लड रिलेशन
रक्त संबंध पेपर है, ये मेरे पास किताब है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि आपको मैं कितना ही क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ एक वीडियो में, लेकिन आपको खुद से ऐसे ये किताब खरीद लेना है और इसको सॉल्व करना। जैसे देखिए, मैंने कल भी बताया था, ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था, तो इसको मैंने मार्क किया हुआ है। तो कुछ इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है। जैसे ये मैंने देखिए, मैं आपको एक ही बार में दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने ये सारे राइटअप करके इस पर आंसर मैं सॉल्व करता जाता हूँ, लिखता जाता हूँ। और कितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 275। और इसमें 275 क्वेश्चन भी होंगे, मेरे को उम्मीद है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस भी हैं। अभी वो वीडियो कट हो गया था, वो सॉरी, मतलब वो पॉज की जगह मैंने वो वीडियो को मैंने बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से वीडियो कट हो गया। अब ये मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको मैं ऐड कर दूंगा उन दोनों वीडियो को, फिर डालूंगा। तो ये 275 क्वेश्चन हैं इसमें, और मैंने 275 क्वेश्चन सॉल्व, तो कुछ इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। और चलिए, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे जिसका आया था, तो मैंने बोला था आपको उसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो मैं अब आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मुझे पता है मेरी राइटिंग ख़राब है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। और जैसे ये क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे हु इज रिप्रेजेंट द सेकंड पर्सन, कहने का मतलब है हु जो कंजक्शन आता है, ये हु हमारा एक कंजक्शन होता है, यानी सिंपल सा ये जो हु वर्ड है, ये हमारे रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन को, जो कि जिसका मतलब हु का मतलब होता है जो कि, ये ठीक है। तो वो हमारा सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमारा यानी ऑब्जेक्ट। सब पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे कुछ चीज़ यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर हु आया तो हु आया है ऑब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड ऑल द अदर कंजक्शन लाइक एंड वाइल बट ईच आर रिप्रेजेंट द फर्स्ट पर्सन मीन सब्जेक्ट। कहने का मतलब है जो हु है, हु के अलावा जितने भी कंजक्शंस आएंगे दूसरे कंजक्शन, वो सारे के सारे कंजक्शंस फर्स्ट वर्ड यानी सब्जेक्ट के लिए आएंगे। ये चीज़ आप अपने अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा, मैंने जो बोला है आप उसको भी समझ के अपने से नोट डाउन कर सकते हो। अगर इसको नोट डाउन करना है तो इसको नोट, अगर राइटिंग में नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको बोल दिया है, मैं आपको समझा दिया है, आप उसे राइटअप कर सकते हो। मैंने फिर से समझा देता हूँ। हु जो है, हु कंजक्शन जो है, हु जो वर्ड है वो हमेशा सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद अब हु आया, तो हु हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, इसके तुरंत पहले वाले पे। और उसके हु के अलावा जितने भी दूसरे कंजक्शंस हैं, लाइक कहने का मतलब है लाइक कंजक्शन लाइक एंड वाइल बट इज आर, ये जितने भी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि सब्जेक्ट को, यहाँ पे जो बट आ जाए, एंड आ जाए, वाइल आ जाए, इज आ जाए, सारे सब्जेक्ट को हमारे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ताकि आपको परेशानी ना आए सवाल को सॉल्व करते हुए। ओके, ये हमारा दूसरा टाइप है ब्लड रिलेशन का। ये दैट्स आवर सेकंड टाइप इन ब्लड रिलेशन। इट सीम्स लाइक ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एसएससी में। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ ना, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं PIQ के, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहने की बात नहीं है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये हमारे कुछ दिया हुआ है, ये हमारे कुछ कोड दिए हुए हैं। $Q मीन्स P इज़ द मदर ऑफ Q, P#Q मीन्स P इज़ द फादर ऑफ Q, P@Q मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, एंड P%Q मीन्स P इज़ अ डॉटर ऑफ Q। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमारा दे दिया, ये हमारा कोड दे दिया। अब इसको हमें कोड करना है, कैसे अनकोड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि कोड वर्ड में लिखा हुआ है, इसको हमें अनकोड करना है। कैसे कोड अनकोड करना है, जैसे मैंने लिख लिया $A, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे A इज़ द मदर ऑफ B। ए देखो, ए पहले लिखा हुआ, बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए और बी ऐसे सीधा लिख दिया गया है। तो कभी कभार क्या होता है कि उल्टा कर देता है, जैसे पी क्यों लिखा है तो क्यों से शुरू कर देगा, क्यों इज द मदर ऑफ पी। तो वो चीज़ वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है इन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करते समय ऐसा आता है कि बीच बीच में वो ऐसा क्वेश्चन डाल देता है, ताकि बच्चे तो यूज टू हो गए हैं भैया कि पी डालो क्यू, मैंने पढ़ा सीधा उसका मतलब निकाल दिया पी इज द मदर ऑफ क्यों। तो जैसे मैंने यहाँ से उठाया $A, तो डॉलर का मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो इसको सॉल्व करेंगे। ए इज़ द मदर, A is the mother of
बी, और फिर क्या दिया बी हैशटैग सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, सॉरी, बी इज द फादर ऑफ सी। फिर सी एट द रेट डी, एट द रेट यहाँ पे सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये आया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए जो है हमारा ग्रेट ग्रांड, ऐसे कुछ बनना चाहिए हमारा, नहीं, ग्रेट ग्रांड मदर इन लॉ या ग्रांड मदर इन लॉ हमारा आना चाहिए, क्योंकि सास है, पर सास ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो इसको लिख सकते हैं ग्रांड मदर इन लॉ, ऐसे बनेगा मदर मदर इन लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं पर सास भी बोलते हैं। ये हमारे ससुर हो जाते, ये ससुर की माता जी है, यानी कि हमारे ग्रैंड मदर इन लॉ डी के लिए, ठीक है। वही क्वेश्चन में हमसे पूछा भी है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी से कैसे संबंधित है, तो ये क्या लगती है डी की, इसका मतलब वो है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हो, जैसे ये मेरा कॉपी है। फिर और ये आप लोग इसको रट के मत चले जाइए कि पी डॉलर क्यों डाला जहाँ आएगा तो इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे नहीं, वहाँ पे वो खुद से अपने से अलग से कोड, ये तो मैंने बस समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन का अलग से वो मतलब होता है, ठीक है। ऐसा मत करिए कि नहीं वो वीडियो में तो मैंने ऐसे दिखा था उसका ये मतलब है, चलो इसको रट लेते, नहीं, हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़, हर एक सिंबल का अलग अलग मतलब हो सकता है, एक ही सिंबल के कई और मतलब, दूसरे क्वेश्चन में कोई और मतलब निकल सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे वो खुद से वो मतलब मीन्स दिया होगा, आपको वहाँ पे बस उसको अनकोड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन है उसी तरह, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो गए। इसमें भी मेरे को कोई एक डिफरेंट क्वेश्चन था, मेरे को आपको वो दिखाना है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, मेरे को क्वेश्चन है, रुकिए मैं उसको पहले खोज। हाँ देखिए, एक सेकंड टाइप लिखा हुआ है ना मेरे पेपर, जैसे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स सी इज अ ग्रैंड सन ऑफ ए, तो जो सी है वो ए का क्या है, परपोता है, वो क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड सन ना, परपोता नहीं, बस पोता, पोता होना चाहिए मेरे को जहाँ तक लगता है, या परपोता, पोता या परपोता, यही मतलब है, पोता ही होगा, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन देंगे, तो हम चारों को इसको कोड करके अनकोड करके मेरे को देखना पड़ेगा। तो इसको भी आपको इसी तरीके से सॉल्व, जैसे मैंने बताया है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ा स्पीड से करना होगा, मैंने उसको सॉल्व करते समय काफ़ी धीमे तरीके से आपको बताया था, कुछ इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। आपको इसमें एलिमिनेशन थोड़ा सा टाइप को आपको वो करना पड़ेगा, आप खुद जब सॉल्व करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से इन सब क्वेश्चन आएंगे, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, और ये वाला टाइप सबसे ज़्यादा आता है, तो इस वाले टाइप को आपको ध्यान में रखना है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे दिया ए सी ए का पोता है, ठीक है, तो सी का हमें यहाँ पे पता चल गया था कि सी हमारा लड़का होगा। तो जैसे देखिए मैंने इसको सॉल्व करते समय सी को क्या दिखा, लड़की यहाँ पे दिखा, यहाँ पे भी लड़की दिखा, यहाँ पे भी लड़की दिखा, तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हमें ऊपर जैसे दिख दिया होगा ए हैशटैग बी मीन्स ए इज़ द मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या दिया है सी हैशटैग बी, सी इज़ द मदर ऑफ बी, इसका मतलब ये निकला, यानी सी मदर हो गया, यहाँ पे सी क्या लिया, लड़का दिया हुआ है, तो क्या हुआ, सीधा गलत हो गया। यहाँ पे भी सी हैशटैग डी का मतलब भी वही हुआ कि सी इज़ द मदर ऑफ डी, और फिर डी डॉलर सी, डी और डॉलर सी है, तो यानी कि क्या मतलब होगा, ए डॉलर बी का मतलब होता है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या है डी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, यानी डी हस्बैंड है सी का, यानी सी लड़की हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, तो तीनों वैसे ही एलिमिनेट हो गया। देखिए मैंने बिना सॉल्व कराए ही बता दिया कि कैसे एलिमिनेट करना है, ये भी आपको एलिमिनेट हो गया, ये भी, तो ऑप्शन सी ही बचा था, इसका मतलब सीधा सी ही हो गया। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, डायरेक्ट देख लीजिए डी और डॉलर सी, जहाँ पे सी दिया है सी का रिलेशन निकाल लीजिए, और लड़का दो फंसता है तो फिर दो आपको वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करना है। अब हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचता है कुछ इस तरीके का, जिसमें हमें
हमें इशारा करके बताया जाता है, तो वो अब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, रुकिए बस 2 सेकेंड, मैं पॉज करके फिर वापस आ रहा हूँ। तो दोस्तों, बच्चों, कुछ भी बोल लूँ, बात एक ही होगी। ये जो क्वेश्चंस है, ये जो तीसरा टाइप है हमारा, इसमें अक्सर हम लोग को बोला जाता है क्वेश्चन उसमें कि कोई पुरुष होगी या कोई महिला होगा या कोई एक पर्सन होगा, वो किसी की ओर इशारा करके कोई रिलेशन अपना बताएगा कि वो ऐसे ऐसे करके मेरा रिलेटिव है। तो आपको वो बस किसी तरीके से ये मतलब सॉल्व करके उसको सॉल्व करना है कि कैसे वो उसका कैसे उससे रिलेशन है। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन होता है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इसके लिए कोई अलग से हमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, हमें जो कॉन्सेप्ट आता है उसी का यूज़ करना है, और प्लस हमें अपना दिमाग का यूज़ करना है। तो ये सब कैसे सॉल्व होगा? ये सब सॉल्व होगा प्रैक्टिस से। मैं हमेशा बोलूँगा आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक बार पढ़ लिए, एक बार 2 बार कुछ रिवाइज करिए। अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखिए, लेकिन मैं बोलूँगा रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। जितना रिवीजन जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। और बिना प्रैक्टिस के तो आप सवाल जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट द प्रैक्टिस। मीन्स यू कैन सॉल्व द ऑल द क्वेश्चन, बट you can take much more time. So if you want to solve in minimum time, then you have to practice it. Okay, without practice you can't do it. ओके, आई मीन्स मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिस करोगे तो समय घटेगा। आप जो इतना समय लेते वो इतना समय लगेगा, तो आपको बस उतना ही करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जैसे ये दिया हुआ है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो वह महिला उस व्यक्ति से, ये एक पुरुष है, यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है। जैसे पुरुष बोल रहा है वह मेरे पुत्र के दादा की, तो जैसे मैंने पुरुष को बना लिया पहले, यहाँ पे वो पुरुष है और ये पुरुष बोल रहा है कि वह मेरे पुत्र के दादा यानी पुत्र के पिता के पिता कि इकलौती पुत्र वधू है। तो क्या होगा, यानी कि इकलौती पुत्र वधू है, तो ये जो हमारे ये हैं इनके इकलौती पुत्र वधू, तो इनका लड़का ये है, और जो कि ये आदमी वो खुद में है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस वो महिला। तो आपको क्या बोल रहा है, तो वो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, पुरुष वो खुद ही था, ये पुरुष था उस समय। आप ये याद रखिएगा कि ये जो है हमारा ये पुरुष है, ठीक है, और ये हमारा पुरुष है, ये वही पुरुष है, और ये वो महिला जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों कैसे संबंधित है, पति पत्नी है। तो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, तो वह महिला उस व्यक्ति की पत्नी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाइफ, आंसर है हमारा, ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोलती है हिज फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। ओके, जो हमारी महिला है बोलती है कि वो जो आदमी है वो मेरे पुत्र के, ये इसका पुत्र है, यानी कि पॉइंटिंग टू अ मैन वुमेन सेज हिज फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। ये इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बस सोच रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करा सकूँ ताकि आपको समझ आए। हिज फादर इज द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन, ठीक है। तो उसके पुत्र के, इसका पुत्र ये है, इसका पुत्र ये है, इसके पुत्र के ग्रैंडफादर हैं किसके, इसके पुत्र के ग्रैंडफादर हैं उसके पिता। तो उसके पिता कौन है, इसके पिता, इस व्यक्ति के पिता जो हैं इसके पुत्र के ग्रैंडफादर हैं। तो क्या हुआ, तो वो पुत्र क्या होगा, वो पुत्र क्या हो सकता है, इसका पुत्र क्या हो सकता है, उसका पुत्र हो सकता है, प्लस ये उसकी वाइफ हो सकती है। ये एक केस बना, और एक केस ऐसे ये भी बन सकता है इसमें कि ये महिला है, ये उसका पति है, ये उसका बेटा है, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ, ये उसका बेटा है और ये पति का भाई है, ये पति का भाई है, पति का बाप है।
तो वो महिला या तो अपने पति के बारे में बात कर सकती है या अपने भाई के बारे में बात कर सकती है। यहाँ पे दो केस बन सकता है। तो हमें आंसर में लिखना कि कैसे हमको मैं ये भी समझा देता हूँ कैसे हो सकता है। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन मान लीजिए उसके भाई के लिए बोलते हैं, उसकी महिला महिला बोलती है कि मेरे वह आदमी मेरे पुत्र के वह आदमी नहीं वह आदमी जो है मेरे वह आदमी के पिता या वह आदमी के पिता मेरे पुत्र के ग्रैंड फादर हैं। तो ये भी सही हो रहा है। अब यहाँ अगर मैं ये वाला केस ले लेता हूँ तो इसके हस्बैंड एंड वह उस आदमी के पिता मेरे बेटे के ग्रैंडसन है, ये भी सही हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारे यहाँ पे आंसर बनेगा हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ, ये दोनों में से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको स्टेरियोटाइप नहीं करना है कि उसका हस्बैंड ही हो सकता है। ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए नोट किया है क्योंकि इसमें दो केस बन रहा है। अगर आप इसको स्टेरियोटाइप करोगे तो आप इसको हस्बैंड ही मान के आ जाओगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑप्शन में कैसे क्या दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में दोनों एक साथ दिया हुआ है तो एकदम अच्छी बात है। अगर सिर्फ दोनों में से एक दिया है तो दोनों में से एक जो दिया होगा वो आपको चूज़ करके आना होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का। वह मेरे पुत्र के, ये क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, वह मेरे पुत्र के पिता की पुत्री है। वो मतलब एक पुरुष बोल रहा है कि वो एक महिला के बारे में कि वह मेरे पुत्र के पिता के, जैसे मैं पहले पुरुष बना देता हूँ, यह वह पुरुष है जो बोल रहा है वह मेरे पुत्र के पिता की पुत्री है। ये बना हमारा टोटल, मैंने सीधा सीधा बनाया। देखिए ये मैं हूँ, अरे मतलब ये वो आदमी है, आदमी ने क्या बोला, आदमी बोला वह मेरे पुत्र के पिता के पिता की पुत्री है। ठीक है, अब क्या बोला है, महिला की, इसी महिला के बारे में बात हुई थी, अब इसी महिला के बारे में बता रहा है कि महिला की माँ यहाँ पे आ जाएगी। महिला की माँ का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला की माँ आदमी की भी तो माँ ही होगी, तो मदर हो जाएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे मदर आंसर हो गया। ये हो गया टोटल आपका ब्लड रिलेशन खत्म। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार देखिएगा, फिर रिवीजन करिएगा, नहीं समझ में फिर एक बार आप लोग इसे दोहराइएगा और फिर देन आप इसके बाद एक काम कर सकते हैं। फिर आप एक बुक वगैरह, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आप बुक लीजिए, प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये मैं आपको थोड़ा सा काफ़ी स्टेप वाइज करा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको काफ़ी कम स्टेप में कर सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग में भी सोचना चालू करेंगे और जिससे स्टेप्स कम होंगे और आपका टाइम भी बचेगा। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। ध्यान रखिए, और फिर से मैं एज ए जोक ही लीजिएगा प्लीज़। आप लोग इंस्टा वगैरह वाला जो इंस्टा पे रिलेशनशिप वगैरह दिखते हैं, जैसे दिखते हैं, वो इसमें यूज़ मत करिएगा। और लास्ट में डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोग इसको ले सकते हैं कि मैं किसी भी पर्सन के धर्म पे, समुदाय पे या किसी भी देश के क्या बोल सकते हो, संस्कृति पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए मेरे को शुरू में बातें बोलनी पड़ी थी, तो इसीलिए मैं ये एज डिस्क्लेमर शुरू में भी बोल चुका हूँ, लास्ट में भी बोल रहा हूँ। मेरे को क्या है ना, एज अ मीम मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। चलिए मैं ये सब मजाक की बातें हटाते हैं, और ये रहा हमारा चैप्टर एंड हुआ। आप लोग इसको देखिएगा जैसा भी आप लोग को अच्छा लगे, आगे पढ़िए उड़िएगा, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, लेट्स गो, चलो बाय बाय।